हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ एडवेंचरर्स के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट के एक एस रैंक के फायर ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। और ये ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है और फिर ये ड्रैगन फॉरेस्ट में आग फेंक देता है और इसकी वजह से एडवेंचरर्स को भी वहाँ से भागना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने एक के ड्रामा का शॉर्ट्स एक्सप्लेनेशन चैनल चालू किया है, उसमें हम शॉर्ट्स डालेंगे ही। उस चैनल का लिंक आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। वहीं कहीं पर एक फार्म में हमें हमारा मेन कैरेक्टर एएल दिखाया जाता है, जिसको बादलों की आवाज आती है तो उसको लगता है बारिश आने वाली है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और अपने फसल की ओर देखता है जो कि उसको काफी अच्छी लगती है। और फिर एएल कहता है कि अब इनको काटने का वक्त आ गया है और फिर एएल उन सारी फसलों को काट कर अपनी कार्ट में रख देता है। उसके बाद जब एएल देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल 10 हो गया है। तभी पीछे से एएल का दोस्त टेस्टा आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर एएल कहता है ये देखो मेरी फार्मिंग स्किल लेवल 10 की हो गई है। जो सुनकर टेस्टा काफी हैरान होकर एएल से पूछता है लेकिन अभी हाल ही में तो तुम्हारी फिशिंग स्किल भी 10 लेवल की हो गई थी। जिस पर एएल कहता है कि हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। जिस पर टेस्टा कहता है अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद एक फिशरमैन हूँ और मेरा लेवल तुमसे कम है, जबकि तुम तो एक फार्मर हो, तो तुम्हारा लेवल एक फिशरमैन से ज्यादा कैसे हो सकता है। जिस पर एएल कहता है वो क्या है ना, मेरे ऊपर ग्रोथ बूस्ट की ब्लेसिंग है जिस वजह से ये सब होता है। जिसके बाद एएल अपनी कुछ नई स्किल्स को देख रहा होता है पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये स्किल्स हैं क्या। लेकिन तभी टेस्टा एएल के स्टेट्स और पावर देखता है, जो देखकर वो एएल से कहता है कि तुम्हारी अटैक पावर तो 73,000 पॉइंट से भी ज्यादा है। और भाई ये तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। जो सुनकर एएल कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है कि मुझे ना अभी इन सब्जियों को रॉयल कैपिटल में डिलीवर करके आना पड़ेगा ताकि मैं इन्हें मार्केट में बेच सकूं। कोई पावर वावर आ गई उससे कुछ मतलब नहीं है, मेन चीज है खेती, फार्मिंग करनी बस। जिसके बाद एएल एक गाजर खाते हुए रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे आसमान में से एक आवाज आती है, जो सुनकर वो आसमान की तरफ देखता है और वो देखता है कि आसमान में वही सब हो रहा है जो हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। वो एडवेंचरर्स अभी भी उस ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। एडवेंचरर्स को पता होता है कि वो उस ड्रैगन को नहीं हरा सकते और इसीलिए अब वो वापस जाने की सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी एएल भाई साहब अपनी कार से नीचे उतर कर कहता है कि मुझे इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करना है ना। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उस गाजर को, जो कि एल खा रहा होता है, ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है। और भाई साहब चमत्कार तो तब होता है कि ये गाजर लगते ही वो ड्रैगन पूरी तरीके से फट जाता है। ये देखकर एडवेंचरर्स और एल खुद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एडवेंचरर्स सोच रहे होते अरे भाई साहब ये किसने और कैसे कर दिया। अरे भाई ये देसी पावर है, देसी, गाँव में खेत में काम कर करके बनी है दिखे। इधर उस गाजर से ड्रैगन को फटते हुए देखकर एएल सोचने लगता है ये छोटी सी गाजर से ड्रैगन कैसे फट गया। लेकिन तभी उसको याद आता है कि अरे उसकी अटैक पावर तो काफी ज्यादा है। इसी वजह से फिर एएल ज्यादा इन सब पर ध्यान नहीं देता है और फिर रॉयल कैपिटल की ओर जाने लगता है। वहीं पर एडवेंचरर्स एएल की घोड़ा गाड़ी के निशानों के पास आकर कहते हैं कि वो कौन था जिसने उस ड्रैगन को एक ही शॉट में हरा दिया। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें एएल को दिखाया जाता है, जो कि रॉयल कैपिटल के गेट के सामने खड़ा होता है और वो वहाँ पर गार्ड को अपना पास दिखाकर कहता है कि मैं सिल्स विलेज से एक फार्मर हूँ, मैं यहाँ पर वेजिटेबल डिलीवर करने आया हूँ। जो सुनकर वो गार्ड एएल को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। तभी एएल देखता है कि सामने एक बंदा एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा होता है। जो देखकर एएल काफी तेजी से जाकर उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन इससे उस किडनैपर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नाइफ निकालकर एएल के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन भाई देसी आदमी को क्या कम समझ रखा, एएल उसके सारे अटैक से बचकर उस किडनैपर को बड़ा भड़िंग करके नीचे गिरा देता है और फिर तभी सभी गार्ड आकर उस किडनैपर को पकड़ लेते हैं। और फिर एएल हमें बताने लगता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पाया। असल में एएल ये सब अपनी नई स्किल द पावर ऑफ परसेप्शन की मदद से कर पाया। इस स्किल की हेल्प से वो किडनैपर के सारे मूव्स को देख पा रहा था और इसी वजह से एएल उसे हरा पाया। आगे फिर वो लड़की जिसको एएल ने बचाया था वो एएल का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन तभी एएल को याद आता है अरे वो तो लेट हो रहा है और
एएल वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की एएल से उसका नाम पूछती है और ये लड़की बहुत सुंदर भी थी और सामने से नाम पूछ रही थी, जो सुनकर हमारे देसी एएल भाई साहब कहते हैं कि तुम मेरे नाम के बारे में चिंता मत करो, और बिना अपना नाम बताए वहाँ से निकल जाता है। और अब भाई कैसा लड़का है यार, ये लड़की सामने से भाव दे रही और कुछ नहीं कर रहा। जिसके बाद एएल मार्केट में जाकर उन सब्जियों को डिलीवर कर देता है और सब्जी खरीदने वाला भी एएल से काफी खुश होता है क्योंकि वो सारी सब्जी काफी ज्यादा फ्रेश होती है। सब्जियां बेचने के बाद एएल वापस घर जाने लगता है। तभी कैपिटल के गेट पर गार्ड उसको रोक लेता है भाई अंदर आते टाइम तो नहीं रोका, आप क्यों रोक रहा है? जो देखकर एएल उनसे कहता, क्या हुआ भाई साहब, आखिर तुमने मुझे इस तरह क्यों रोका है? और तभी एएल के पीछे वही लड़की आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकवाया है, मैं इस कैपिटल की प्रिंसेस हूँ, मेरा नाम फालियस मैगिस है। और अब बाप रे बाप, प्रिंसेस से सीधी लाइन मिलने लग गई। जो सुनकर फिर एएल अपनी कार्ट में से नीचे उतरकर प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे छोटे से फार्मर से क्या काम है? अरे यार ये तो गाँव का एकदम भोला मानुष है यार, कुछ पता नहीं चल रही। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम मुझे प्रिंसेस ना कहकर मेरा नाम भी ले सकते हो। और तेरी की तो नहीं समझेगा, ये भोला मानुष कुछ भी नहीं समझेगा। जिसके बाद वो एएल से उसका नाम पूछती है, जिस पर एएल कहता है कि मेरा नाम एएल वैन है। फिर प्रिंसेस एएल से पूछती है कि क्या तुम रॉयल कैपिटल को सर्व करोगे? जो सुनकर एएल थोड़ा सा डर और हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं इनको मना तो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं मना करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। और एएल तो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। जो देखकर प्रिंसेस उससे दोबारा पूछती है, जिस पर एएल काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर एएल कहता है, अरे मैं तो एक छोटा सा फार्मर हूँ, मैं इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकता, इसीलिए मैं मना करता हूँ। और इसके बाद एएल वहाँ से जाने लगता है कि भाई साहब अपन तो खेती करेंगे, अपने को और कुछ नहीं करना, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन प्रिंसेस उसको पकड़कर कहने लगती है, अरे तुम मना क्यों कर रहे हो, रॉयल पैलेस पर काम करने के तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। जिस पर एएल कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कहाँ बुला रही हैं, मैं तो सिर्फ अपनी फील्ड में खेती करना चाहता हूँ, मैं पूरी जिंदगी एकदम आम जीवन ही बिताना चाहता हूँ अपने खेतों में। जो सुनकर प्रिंसेस कहती है, अरे यार अगर तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें 33,000 स्क्वायर मीटर की फील्ड गिफ्ट करूंगी, जो कि इस रॉयल कैपिटल के काफी पास पड़ता है। लेकिन एएल मना कर देता है और कहता है, अरे यार आप जबरदस्ती मुझे रिक्रूट क्यों कर रही हो? जिस पर प्रिंसेस कहती है, क्योंकि जिस बंदे को तुमने थोड़ी देर पहले हराया है उस बंदे का जनरल स्टेटस 500 पॉइंट्स है। जो सुनकर एएल कहता है कि ये एवरेज स्टेटस क्या होता है? जिस पर फाल बताती है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका स्टेटस 50 होता है और उससे ज्यादा नाइट कैप्टन का 600 होता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और उसके ऊपर लेजेंडरी स्टेटस आते हैं जिनका स्टेटस 1000 से भी ज्यादा होता है। जो सुनकर एएल तो काफी शौक था और फिर फाल एएल से पूछती है, आखिर तुम्हारा स्टेटस क्या है एएल? लेकिन एएल तो उसे यह बता नहीं सकता था क्योंकि उसके पॉइंट्स तो 65,000 होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वही एडवेंचरर का ग्रुप आ जाता है और वो आकर प्रिंसेस फाल को बताते हैं कि हम तो ड्रैगन से बचकर भागने ही वाले थे, पर किसी ने उस एस रैंक के ड्रैगन को एक मामूली से गाजर से हरा दिया। जो सुनकर फाल भी काफी ज्यादा शौक थी। तभी वो एएल की तरफ देखते हैं, पर एएल वहाँ पर था ही नहीं क्योंकि वो ये बात सुनकर पहले यहाँ से भाग चुका था। यहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है और आगे हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक नाइट कैप्टन आकर बताता है कि जो जंगल के बीच हमें ड्रैगन दिखा था और उसके साथ ही साथ प्रिंसेस को किसी ने किडनैप करने की कोशिश करी थी, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि असल में डीमन लॉर्ड फिर से जाग चुका है और उसी ने ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया है। जो सुनकर तो किंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर वो फैसला करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कोई डिसीजन करना होगा, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम एएल को देखते हैं। रात का टाइम था और एएल आराम से अपने घर में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एएल का दोस्त आ जाता है और एएल को बताता है कि कुछ मॉन्स्टर उसके फार्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सुनकर एएल फटाफट अपने फार्म की तरफ भागता है और जब एएल अपने फार्म पर पहुँचता है तो वो देखता है उसका फार्म तो बिल्कुल ठीक है और वो मॉन्स्टर्स तो सीधा सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और एएल को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिटी खत्म हो जाए तो हो जाए, मुझे क्या। पर मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये थी कि अगर सिटी खत्म हो गई तो
तो एएल फिर सब्जियां कहाँ बेचेगा? अरे बाप रे देवा ये तो गड़बड़ हो गई। अब एएल को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। फिर आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस और किंग अपने गार्ड के साथ निकल चुके थे उसी जंगल की तरफ जहाँ की उन्हें खबर मिली थी कि वहाँ पर डीमन किंग मिल सकता है। मगर वो लोग देखते हैं कि रास्ता खत्म हो जाता है और तभी नाइट कैप्टन कहता है कि हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और इतना कहने के बाद ही नाइट कैप्टन पीछे मुड़ता है और किंग पर हमला कर देता है, जिसके कारण किंग नीचे गिर जाता है और जख्मी भी हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नाइट कैप्टन की बॉडी में से कुछ ब्लैक कलर की चीज निकल रही होती है और उसके बाद वो बताता है कि डीमन किंग और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। और ऐसा बोलकर वो सारे गार्ड्स को मार देता है और फिर वो ये भी बताता है कि ये सब उसने अगला किंग बनने के लिए किया है और वो यहाँ पर किंग और प्रिंसेस को मार देगा और खुद उनका रूप लेकर किंग बन जाएगा। और फिर वो किंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे किंग जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपनी गार्डियन शील्ड टेक्निक का यूज करके थोड़ा सा बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो शील्ड भी एक एक करके टूटने लगती है। तो इसके जवाब में प्रिंसेस भी यहाँ पर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उन शील्ड को वापस से रिक्रिएट करने लगती है। पर डीमन किंग यहाँ पर अपनी एक और पावर का इस्तेमाल करता है जो कि एक स्नेक जैसी होती है और वो उन सभी शील्ड को बहुत तेजी से तड़ तोड़ने लगती है। और डीमन किंग यहीं पर नहीं रुकता है, इसके बाद वो अपनी डार्कनेस की पावर को रिलीज करता है, जिससे तो ये लग रहा था कि किंग और प्रिंसेस अब नहीं बच पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं बचोगे बे, अभी हमारा देसी हीरो आना बाकी है। तभी वहाँ पर एएल आ जाता है और वो आते ही अपनी डीप प्लोइंग स्किल का यूज करके जमीन को प्लो करने लगता है, जिससे जमीन फटने लगती है। पर डीमन किंग यहाँ पर अपनी स्पीड की वजह से बच जाता है, जिसके बाद वो एएल के पीछे आकर अपनी तलवार से हमला करता है। पर एएल का हाथ नहीं हथौड़ा होता है, वो अपने हाथ से उस तलवार को पकड़कर डीमन किंग को दूर फेंक देता है। और यह देखकर तो खुद डीमन किंग भी शॉक था, अरे भाई साहब ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जितने भी उसके साथी थे उनकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद फिर वो अपने असली फॉर्म में आ चुका होता है। और फिर प्रिंसेस चेक करती है कि उसका लेवल 78 है। ये लेवल क्या होता है? देखो लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उन्हीं के जो टिका रहेगा। नहीं अभी हमें ये बताया नहीं गया है, आगे जाके बता दे कभी। हाँ लेकिन प्रिंसेस यहाँ पर समझ चुकी थी कि अब बस यही उनका अंत है और यहाँ तक कि एएल भी उसे नहीं हरा सकता है। पर यहाँ पर एएल बोलता है, देसी देसी नाम बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। आगे एएल के एक ही अटैक से डीमन किंग को वहाँ से भागना पड़ता है, जो देखकर प्रिंसेस और किंग बहुत ज्यादा शॉक थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। किंग यहाँ पर एएल का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने उसकी और उसकी बेटी की जान बचाई थी। और फिर वो आगे एएल से पूछते हैं कि क्या वो गिल्ड को ज्वाइन करेगा, जिस पर एएल उन्हें मना कर देता है कि मारे ज्वाइन नहीं करनी मतलब नहीं करनी, क्योंकि उसे फार्मिंग का काम काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस पर प्रिंसेस कहती है, चलो ठीक है, तो तुमने हमारी हेल्प करी तो इसके बदले में हम तुम्हें 33,000 स्क्वायर मीटर की फील्ड देंगे, पर इसके बदले में क्या तुम गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि रॉयल कैपिटल में और नेबरहुड कंट्री में काफी ज्यादा थ्रेट आ चुके हैं मॉन्स्टर के, और इसीलिए हमें फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। जिस पर एएल कहता है, चलो ठीक है, फार्मिंग की जगह के बदले में मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद वो प्रिंसेस से मिली हुई जमीन के पास में जाता है, लेकिन प्रिंसेस ने एएल को एक बंजर जमीन दी होती है। और अब बाप रे धोखा, जिसे देखकर एएल बहुत जोर से चिल्लाता है, अरे तेरी की तो धोखेबाज। जो देखकर प्रिंसेस एक प्यारी सी स्माइल करती है। इसके बाद अगले दिन एएल फाल के साथ गिल्ड में रजिस्टर करने जा रहा होता है। तब फाल एएल से कहती है कि किसी को बताना मत कि मैं प्रिंसेस हूँ और मैं यहाँ पर अपनी ड्रेस वगैरह को थोड़ा चेंज करके आई हूँ। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि किंगडम में अभी प्रिंसेस की मेड फाल का रूप लेकर बैठी थी। और फिर वो दोनों एडवेंचरर्स गिल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गिल्ड मास्टर एएल को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसने एएल के बारे में काफी कुछ सुना था। जिसके बाद गिल्ड मास्टर एएल को रिसेप्शनिस्ट हेलन के पास लेकर जाता है ताकि एएल गिल्ड में ज्वाइन कर सके। लेकिन तभी एएल के पेट में से गुलू 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 गुलू, जिससे सभी को पता चल जाता है कि एएल को भूख लग रही है। यह देखकर फिर हेलन एएल को खाना ऑफर करती है, जिसके बाद एएल खाना खाते हुए अपने बारे में हेलन को बताता है। वो हेलन को बताता है
कि वो इस गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, उसे जबरदस्ती इसको ज्वाइन करवाया जा रहा है। तभी वहाँ पर 3 एस रैंक के एडवेंचरर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग इनकी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहे थे, जो देखकर एएल काफी हैरान था कि एस रैंक के एडवेंचरर्स को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। जिसके बाद एएल हेलन को अपनी सारी डिटेल्स बता देता है, जिसके बाद उसे जी रैंक मिलती है, जो कि सच में काफी कम है। लेकिन इस बात से एएल बिल्कुल भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक एस रैंक के ड्रैगन को हरा देगा तो उसे डायरेक्ट जी रैंक से एस रैंक पर पहुंचा दिया जाएगा। और फिर एएल हेलन से अपना पहला क्वेस्ट पूछता है और उसे काफी इजी क्वेस्ट मिलता है, क्योंकि उसे सिर्फ 10 हर्ब्स को कलेक्ट करना है, जो कि हर जगह पर मिल जाती है। हाँ, लेकिन उन्हें कलेक्ट करने के लिए उसे आर्मर पहन कर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ लो रैंक के मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं। पर यहाँ पर एएल हेलन से कहता है, वो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक आर्मर खरीद सकूं। अरे भाई क्या झूठ बोल रहा है, वो 35,000 स्क्वायर फीट जमीन मिली तो है, कुछ करना उसका। लेकिन इधर ये सुनकर हेलन अपना एक प्रोटेक्टिव रोब उसे दे देती है और एएल उसे लेकर हेलन को थैंक यू बोलता है, जिससे हेलन को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और फिर एएल वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर हेलन उसे गुड लक कहती है। लगता है हेलन को एएल की काफी चिंता है, पता नहीं क्यों। फिर जंगल में एएल ने अभी तक 9 हर्ब्स तो ढूंढ ली थी और अभी भी उसे 1 हर्ब्स और ढूंढनी बाकी थी। तभी उसे एक अजीब सी चीज मिलती है और उसी वक्त वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर आकर एएल पर हमला करने लगते हैं। लेकिन फिर सही टाइम पर वहाँ एस रैंक के एडवेंचरर्स भी आ जाते हैं और उस ऑर्क को हरा देते हैं। यहाँ पर एएल नोटिस करता है, अरे ये तो वही ग्रुप है जिसे मैं गिल्ड में मिला था। और फिर एएल उनमें से एक बंदा जिसका नाम जेक होता है उसे उस अजीब सी चीज के बारे में पूछता है, जिस पर जेक बताता है कि मुझे अच्छे से तो पता नहीं, पर शायद ये ब्लैक ड्रैगन की कोई चीज है। तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर वो एस रैंक के एडवेंचरर्स भी भागने लगते हैं। इधर एएल भागते हुए थोड़ा सा रुकता है और पीछे मुड़कर उस ड्रैगन का स्टेटस चेक करने लगता है। उसे देखकर एएल को कुछ अच्छे से तो नहीं, पर इतना समझ में आ जाता है कि उसका स्टेटस 1 लाख तक है। आगे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन किसी का पीछा करने लगता है और वो उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो हेलन का एक सपना था। आगे फिर गिल्ड में एएल और बाकी के एडवेंचरर्स आकर बताते हैं कि हमने एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को देखा है। और फिर एएल उस अजीब सी चीज को भी दिखाता है जो उसे जंगल में मिला था। और जैसी हेलन उस चीज को देखती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। हेलन को यहाँ पर फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें उसका भाई मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन उसे नहीं छोड़ता है और उसे मार देता है। ये सब याद आते ही हेलन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद को एडवेंचरर्स तो वहाँ से चले जाते हैं, पर एएल वहीं पर रुका हुआ था। और जो लेडी हेलन का ध्यान रखती है वो एएल को बताती है कि हेलन उनकी बेटी नहीं है, वो तो उन्हें कहीं पर मिली थी। और क्योंकि उस वक्त हेलन काफी छोटी थी तो उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके पास तो सिर्फ एक रोब था जो उसने अब तुम्हें दे दिया है। यह सुनकर एएल उनसे कहता है कि अब मैं पता लगाऊंगा कि उस ड्रैगन और हेलन में क्या रिलेशन है। जिस पर वो लेडी कहती है, अरे नहीं रुको, अभी तुम इतने स्ट्रोंग नहीं हुए हो कि तुम उस ड्रैगन को हरा सको। लेकिन यहाँ पर एएल ने अपना मन बना लिया था तो वो किसी के नहीं सुनता है। आगे फिर वो लेडी एएल को कुछ बोटल्स देती है जिनमें कुछ रिकवरी पील्स होती है, जिन्हें देखकर एएल वहाँ से निकलने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और इस लड़के का नाम रेक्स होता है और रेक्स एएल को एक लेटर देता है जो कि उसकी मदर ने दिया था। उस लेटर में पता नहीं क्या लिखा हुआ था, क्योंकि एएल ने उस लेटर को पढ़ा नहीं था तो हमें कुछ पता नहीं चलती। जिसके बाद हम एएल को सीधे लाइब्रेरी में देखते हैं, क्योंकि उसे पहले तो ब्लैक ड्रैगन के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वो चीज क्या है। और उन सभी किताबों को पढ़ने के बाद एएल को इतना तो पता चल जाता है कि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे भी कहीं ज्यादा गुना ताकतवर। और वहाँ पर और भी काफी सारी बुक्स थी जिनमें से एएल को काफी जानकारी मिल सकती थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे उस एरिया में जाने की परमिशन नहीं देती है। लेकिन तभी प्रिंसेस एएल को प्रेम करने वाली फाल वहाँ आकर रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मैं यहाँ अंदर जाना चाहती हूँ। और फिर आगे वहाँ पर एएल और फाल को एक बुक मिलती है जिसमें ब्लैक ड्रैगन की हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है। और उसे पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि 15 साल पहले इस ड्रैगन ने उसी विलेज पर हमला किया था जहाँ पर हेलन रहती थी। अब इससे इन्हें यह तो समझ में आ जाता है कि और इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें उसी विलेज में जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों उस विलेज के लिए निकल भी जाते हैं। आगे फिर वहाँ पर पहुँच
सोचकर वो दोनों काफी हैरान थे इस जगह की हालत को देखकर। फिर थोड़ा आगे जाने पर एल को एक बच्चा दिखता है जो कि सिर्फ एल को ही दिख रहा था, क्योंकि असल में ये हेलन की भाई की स्पिरिट होती है। हेलन का भाई जिसका नाम रे था वो एल से पूछता है कि ये रोब जो तुमने पहना है ये तुम्हें किसने दिया, जिस पर एल बताता है कि ये रोब मुझे हेलन ने दिया था। तभी एल समझ जाता है कि वो रे को इसी रोब की मदद से देख पा रहा है और इसीलिए एल फाल को भी उसी रोब के अंदर ले लेता है, जिससे फाल थोड़ा सा शर्माने लगती है। एल के मन में ऐसा कुछ नहीं था। फिर फाल देखती है कि उनके सामने सच में एक लड़का खड़ा है और रे बताता है कि मैं कब से किसी का इंतजार कर रहा था जो कि इस रोब को पहनकर यहाँ आए जिससे मैं थोड़ी बात कर सकूं। रे बताता है कि 15 साल पहले मैं काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन एक दिन हमारे विलेज पर ब्लैक ड्रैगन ने हमला कर दिया और इसीलिए सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन वो ड्रैगन एक फैमिली को पकड़ लेता है जिसमें एक ओल्ड लेडी थी जो कि भाग नहीं पा रही थी। इसीलिए रे उस फैमिली को बचाने की कोशिश करता है पर वो ड्रैगन उसके सामने ही उन्हें खा जाता है। अब ये देखकर रे को हेलन की चिंता होने लगती है और इसीलिए रे हेलन को लेकर विलेज से भागने लगता है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत कि ब्लैक ड्रैगन उनके सामने आकर रुकता है और ये देखकर कि उसकी सिस्टर की जान खतरे में है, रे भागना छोड़कर उस ड्रैगन से फाइट करने लगता है और रे हेलन से बोल रहा होता है कि सिस्टर प्लीज यहाँ से भाग जाओ। और ड्रैगन भी यहाँ पर रे की हिम्मत देखकर काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन फिर भी वो रे को बाइट कर लेता है और इससे रे मरा तो नहीं था पर काफी बुरी हालत में पहुंच जाता है। और फिर ब्लैक ड्रैगन हेलन से कहता है कि अभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 15 साल बाद मैं फिर से तुम्हारी सिटी पर हमला करूंगा। जो सुनकर रे उससे कहता है कि तुम हेलन का कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं अपनी सिस्टर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसकी ऐसी हिम्मत भरी बातें सुनकर ड्रैगन रे की सोल को छोड़ देता है। असल में ड्रैगन के पास ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी सोल को खा सकता है, लेकिन उस वक्त ड्रैगन ने रे की सोल को छोड़ दिया था। इसी वजह से अभी भी रे एल और फाल से बात कर पा रहा है। फिर प्रेजेंट में रे एल और फाल को बताता है कि हर बार एक ड्रैगन ऐसा ही करता है, वो हर बार किसी न किसी को जिंदा छोड़ देता है जिससे उसकी डरावनी कहानियां सभी के बीच में फैल सके। जिसके बाद रे कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि उस ड्रैगन को कैसे हराना है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर को इस बारे में पता चल जाए। जो सुनकर एल फटाक से फाल को उठाकर किंगडम की तरफ भागने लगता है हेलन को ढूंढने के लिए, लेकिन हेलन उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में हेलन उसी जंगल में घूम रही थी क्योंकि उसे बार बार वो ड्रैगन और रे दिख रहा होता है। और तभी अचानक से हेलन के सामने एक ब्लैक ड्रैगन आ जाता है जो देखकर वो काफी डर जाती है और उसे एकदम से याद आने लगता है कि उसके भाई की जान उसी ड्रैगन की वजह से गई थी। और इस टाइम हेलन के हाथ में एक नाइफ भी था जो देखकर ड्रैगन काफी एक्साइटेड होता है ये देखने के लिए कि अब हेलन क्या करेगी। जिसके बाद हेलन ड्रैगन से कहती है कि प्लीज अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, पर प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ मत करना, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर वो ड्रैगन कहता है अरे ऐसे तो तुम्हारे विलेज वालों ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उन्हें मारना पड़ा ना। और फिर ड्रैगन हेलन पर हमला करने वाला था कि तभी एल बीच में आ जाता है और वो हमला एल को लग जाता है। वो हमला लगते ही तो एल काफी दूर जाकर गिरता है, पर अभी भी एल को जिंदा देखकर ड्रैगन कहता है अरे वाह होशियार बच्चे, मेरे इस अटैक से आज तक कोई ह्यूमन जिंदा बच नहीं पाया है। जिस पर एल कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं एक फार्मर हूँ, फार्मर, झुकेगा नहीं साला। इतना कहते ही एल उस ड्रैगन को एक पंच मार देता है जिससे वो ड्रैगन दूर जाकर गिरता है और इससे इस ड्रैगन को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर से इन दोनों पर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एल उसके हर अटैक से बच रहा था। वहीं हेलन तो काफी दुखी होकर सोच रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की ही तरह किसी की जान मेरी वजह से जाए। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन एक फायर बॉल से अटैक करता है जिससे बचकर एल हेलन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर हेलन कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। जिस पर एल कहता है तुम्हें छोड़कर अगर मैं जाऊंगा बड़ा पछताऊंगा, बड़ा पछताऊंगा। अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और एल उसे ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई से भी मिला था और उसने बताया कि वो काफी खुश है, भले ही वो अभी जिंदा नहीं है। और ये सुनकर हेलन को एल में अपना भाई नजर आने लगता है।
अच्छा, इसीलिए वो इसकी इतनी चिंता कर रही थी। तभी अचानक से आसमान में से एक लाइट आने लगती है और ड्रैगन का स्टेटस भी लो होने लगता है, जो देखकर एएल काफी हैरान था कि आखिर इसका लेवल लो कैसे हो रहा है। तभी ड्रैगन उनके तरफ आने लगता है, पर एएल एक पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है और फिर एएल कहता है, बढ़िया, अब मैं थोड़ा स्ट्रोंग फील कर रहा हूँ। जो सुनकर हेलन उसकी तरफ आने लगती है और हम देखते हैं कि हेलन अपने नाइफ से एएल को स्टेप कर देती है। हैं? क्या क्या राइटर भाई ने तो गलत नहीं लिख दिया? ये क्या हुआ? तभी एएल अपने पास से उन पिल्स की बोतल को निकालने की कोशिश करता है जो उसे हेलन की देखभाल करने वाली लेडी ने दी थी, पर वो बोतल एएल के हाथ से नीचे गिर जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेलन की बॉडी पर ब्लैक ड्रैगन की स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए हेलन अपने माइंड का कंट्रोल खो चुकी है। तभी वहाँ पर एक और सिल्वर ड्रैगन आ जाता है जिसका नाम मिराज होता है। वहीं हेलन की बॉडी में ब्लैक ड्रैगन सोच रहा होता है कि इसके अंदर रहना मेरे लिए एडवांटेज है, क्योंकि एएल कभी भी एक लड़की के ऊपर तो अटैक नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि एएल आगे बढ़ता है और हेलन की बॉडी पर लगातार हमले करने लगता है। इससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है और क्योंकि वो अभी तक एक लड़की की बॉडी में था, इसीलिए वो अपनी पूरी पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा था। इसीलिए फिर वो एएल की बॉडी पर कंट्रोल करने का सोचता है और जैसे ही ड्रैगन अपनी सोल को एएल की बॉडी में डालने लगता है तो वो देखता है कि एएल का माइंड तो पूरी तरीके से खाली है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, आलू ले ले, भिंडी ले ले, लौकी ले ले, टमाटर ले ले, सिर्फ खेती खेती की बातें थी बस। जो देखकर अब ब्लैक ड्रैगन को कुछ समझ ना आए कि वो एएल पर कंट्रोल करे कैसे, इसीलिए फिर ड्रैगन अपने आप पीछे हट जाता है और उसी वक्त आसमान में से एक लाइट जमीन पर पड़ती है जिससे एएल भी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर एएल काफी टाइम तक बेहोश रहने के बाद उठता है और उठने के बाद एएल देखता है कि उसके पास फाल और हेलन खड़ी होती है और यहाँ पर फिर एएल हेलन से पूछता है कि ड्रैगन ने तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था, तो अब तुम कैसा फील कर रही हो? जिस पर हेलन बताती है कि अब मैं वैसे तो ठीक हूँ, पर मेरे पास एक पावर आ चुकी है। और फिर हेलन अपना हाथ आगे करके दिखाती है कि अब वो अपने हाथ को ड्रैगन के हाथ की तरह कर सकती है, जो देखकर एएल एकदम से डर जाता है और कहने लगता है, क्या वो ड्रैगन अभी भी तुम्हारे अंदर है? जिस पर हेलन कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पा रही हूँ। हाँ, लेकिन जिस पावर की मैं बात कर रही हूँ अब वो मेरे अंदर आ चुकी है और मैं ये जानती हूँ कि उस ड्रैगन ने उन्हीं हाथों से काफी सारे लोगों को मारा होगा, लेकिन अब मैं इसी पावर को काफी सारे लोगों की जान बचाने के लिए यूज करूंगी। वैसे यहाँ पर हेलन फाल के बारे में नहीं जानती थी, इसीलिए वो उसके बारे में पूछती है, जिस पर फाल बताती है कि वो एएल की बचपन की दोस्त है। झूठ ली। तभी वहाँ पर वही एस रैंक एडवेंचरर्स का ग्रुप आ जाता है और वो लोग एएल की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसने ब्लैक ड्रैगन को हरा जो दिया था। और उनमें से एक बंदा जिसका नाम ल्यूक होता है वो कहता है कि इतनी बड़ी खुशी की बात है तो हमें पार्टी करनी चाहिए। ठीक है, एक एक समोसा पार्टी मेरी तरफ से, पूरी एनिमे फैमिली आ जाना। जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है, नहीं नहीं, पार्टी मेरी तरफ से होगी। अच्छा, आपको पार्टी करनी? ठीक है, इनकी तरफ से होगी। और यहाँ पर क्योंकि किसी को भी यह नहीं पता था कि फाल एक प्रिंसेस है, इसीलिए कोई भी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एएल अपनी नॉर्मल लाइफ ही जी रहा होता है और टेस्टा और एएल कुछ वेजिटेबल लेकर लौट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रेक्स आता है और एएल के फादर का दिया हुआ लेटर एएल को देता है। फिर जब एएल उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो उसमें उसके फादर ने लिखा था कि तुम काफी टाइम से फार्मिंग कर रहे हो और सिटी के साइड में भी रहते हो, तो क्या अभी तक तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड बनी है कि नहीं? आगे एएल की मदर ने लेटर में यह लिखा था कि अब एएल को वापस घर आ जाना चाहिए क्योंकि उसे घर आए ने काफी टाइम हो चुका है और इसके बारे में एएल भी काफी टाइम से सोच ही रहा था, पर इसके बारे में एएल को पहले गिल्ड वालों से परमिशन लेनी होगी। इसके बाद अगले दिन एएल मार्केट में होता है जहाँ पर वो एक शॉप ओनर की शॉप पर जाकर एक टमाटर को उठाता है और उसे खाकर देखता है और टमाटर खाते से ही आहा, टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। वो शॉप ओनर से पूछता है कि तुमने ये कैसे उगाए हैं, क्योंकि मेरे फार्म के टमाटर भी इतने टेस्टी तो नहीं होते हैं। जिस पर शॉप ओनर उसे कुछ फर्टिलाइजर्स के बारे में बताने लगता है, पर तभी एएल को अपना काम याद आता है कि अरे उसे तो अपने विलेज जाना था। जिसके बाद फिर एएल गिल्ड में जाकर हेलन से परमिशन लेने लगता है छुट्टियों की, जिस पर हेलन उसे बताती है
अरे छुट्टियों के लिए तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। हाँ पर वैसे ये भी अच्छी बात है कि तुमने गिल्ड में पहले इन्फॉर्मेशन दे दी। आगे फिर जब एल बाहर आता है तो वहाँ पर फाल भी खड़ी थी और फाल उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ से निकलने वाले हो, इसीलिए मैंने पहले से अपना बैग पैक कर लिया था। लेकिन तभी अचानक से एल वहाँ से भाग जाता है ताकि फाल उसका पीछा ना कर पाए। सिंगल ही मरेगा भाइयों, ये सिंगल ही मरेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल जंगल से होते हुए विलेज की तरफ जा रहा था, पर तभी उसके सामने एक ओर्क आ जाता है और उसे डरकर एल भागने लगता है और भागते भागते वो गिर जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों एल उस ओर्क पर हमला क्यों नहीं कर रहा था, जबकि अब तो वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसको समझना ही बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम रूरी होता है। वो आकर उस ओर्क को मार देती है और एल की जान बचा लेती है। जिसके बाद रूरी और एल बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर रूरी बताती है कि वो भी उसी विलेज की तरफ जा रही है जहाँ पर एल जा रहा है, और इसीलिए फिर वो दोनों साथ में ही अपनी जर्नी को कंप्लीट करने का फैसला लेते हैं। और फिर अगले सीन में शाम हो गई थी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। और यहाँ पर एल अपने ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगता है। मजाक, उस टाइम पे तो ईयरफोन होते ही नहीं थे और एल तो ऐसे गाने कभी नहीं सुनेगा। फिर शाम को ये दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है, जिसे देखकर रूरी उस पर हमला करने वाली थी, पर एल उसे रोक लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, ये सिर्फ एक लेटर देने आया है। जिसके बाद रेक्स एल को एक लेटर देता है जो कि उसकी मम्मी की तरफ से था और फिर वो चला जाता है। उस लेटर को देखकर रूरी एल से कहती है कि शायद ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तभी तुम्हारी मम्मी ने ये इस टाइम पर भेजा है। जिस पर एल अपने पास से सारे लेटर्स निकालकर रूरी को दिखाता है और कहता है कि मुझे तो हर हफ्ते हजारों लेटर्स मिलते हैं और सच कहूँ तो मैं इन्हें पढ़ना भी नहीं चाहता। जिसके बाद एल रूरी से पूछता है क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेटर्स नहीं भेजते, जिस पर रूरी थोड़ा सा दुखी होकर कहती है कि नहीं, मेरे घर वालों को तो मेरी चिंता ही नहीं है। आगे फिर रूरी दिखाती है कि उसके पास काफी सारे लेजेंडरी आइटम्स है और उसके पास एक टेंट भी है जो कि काफी छोटा है, पर लगाने के बाद वो काफी बड़ा हो जाता है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर एल रूरी से पूछता है कि तुम वैसे रहती कहाँ पर हो, जिस पर रूरी बताती है कि असल में मैं उसी विलेज में नहीं जा रही हूँ जहाँ तुम जा रहे हो, मैं तो उसके आगे वाले विलेज में जा रही हूँ जहाँ पर डीमंस ने हमला कर दिया है। उस जगह के बारे में सुनकर एल शॉक हो जाता है और एल उससे कहता है कि ऐसी खतरनाक जगह पर तुम अकेले क्यों जा रही हो, जिस पर रूरी बताती है कि मेरे पापा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, वो लोगों की जान बचाया करते थे, इसीलिए मैं भी अभी यही कर रही हूँ। जो सुनकर एल उससे इम्प्रेस हो जाता है, कहीं भाभी तो नहीं मिल गई हमें, और वो उससे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, जरूरी नहीं कि जो काम तुम्हारे पापा करते थे तुम्हें भी वही करना है। जो सुनकर रूरी काफी हैरान थी कि अरे कोई उसकी चिंता कर रहा है, और वो एल को शुक्रिया कह रही होती है। आगे फिर जब वो दोनों सोने जाते हैं तो रूरी एल से कहती है कि चलो तुम भी मेरे साथ टेंट में सो सकते हो। हैं एल, ये तो कब भी नहीं जाएगा, बोले कुछ भी हो जाए। तो एल उससे यही कहता है अरे नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। जिस पर रूरी कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम यहीं सोना चाहते हो तो सो सकते हो, लेकिन अगर कोई और को तुम पर हमला कर देता है तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। जो सुनकर तो एल की फटने लग जाती है और वो तुरंत टेंट के अंदर चला जाता है। फिर टेंट के अंदर एल रूरी को अपने सपनों के बारे में बताने लगता है कि वो एक काफी बड़ा फार्मर बनना चाहता है। लेकिन तभी एल देखता है कि रूरी तो पहले से ही सो चुकी है खर्राटे मारते मारते, और रात भर नींद में रूरी एल को हाथ पैर मारती रहती है, चेन्नई एक्सप्रेस की मिनम्मा जैसे। मैंने बोला था तुम मेरे पास मत सो, रात को कोई मेरे पास सोती तो मैं लात मारती। और फिर सुबह होने पर वो दोनों अपनी जर्नी पर फिर से निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल की हालत काफी खराब थी और बेचारे को काफी चोट भी लगी हुई थी, क्योंकि रूरी ने रात भर उसको लाते मारी है। और रूरी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसने रात भर एल को परेशान किया है। खैर इसके बाद वो दोनों सिटी
में पहुंच जाते हैं, जहां पर एल अपने घर की तरफ निकल जाता है और वहीं पर रूरी वहां के लोकल लोगों से उस ड्रैगन के बारे में पूछने लगती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वहां के लोगों को उस ड्रैगन के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये सब देखकर कि कोई भी उसे कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं है, रूरी काफी शॉक थी। आगे रूरी को एक बच्ची मिलती है जो कि रो रही थी, जो देखकर रूरी उसके पास में जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि एक बंदा उन्हें पीछे से देख रहा होता है। यहाँ पर सीन दूसरी तरफ एल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही एल अपने घर का गेट खोलता है, उसकी मम्मी बिल्कुल फ्लैश की स्पीड से उसे गले लगा लेती है। हाय मेरा राजा बेटा, कितने दिनों के बाद आया है, तू वहाँ पर कुछ खाता पीता नहीं है क्या? देख कितना सूख गया है। तभी वहाँ पर एल के पापा भी आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ उन पर चीट कर रही है, क्योंकि एल की मम्मी उसके गले लगी हुई थी। इसीलिए एल के पापा एल को ही कूट देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है अरे तेरी की ये तो एल था, तो फिर वो एल से माफी मांगते हैं। लेकिन इस बात से एल की मम्मी उसके पापा को बहुत मारती है। भले कुछ भी हो जाए, घर में राज तो पत्नियों का ही चलता है। और फिर खाना वगैरह मेथी वेथी के पराठे खाने के बाद एल अपने पापा को एक फर्टिलाइजर के बारे में बताने लगता है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि हाँ वो यहाँ पर मिल जाएगा, पर मैं उसे सुबह तुम्हें दूंगा। और फिर सुबह हम देखते हैं कि एल उन फर्टिलाइजर्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है रूरी को ढूंढने के लिए। और रास्ते में एल देखता है कि एक जगह पर काफी भीड़ लगी हुई थी और एक बंदा बोल रहा था कि मेरी मदद करो, एक ब्लू बालों वाली लड़की पर एक डीमन ने हमला कर दिया है और वो अभी उसे जंगल में लेकर गया है। जो सुनकर एकदम से एल को समझ आता है अरे ये लड़की तो रूरी है, तो एल उस जंगल की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह सब तो इसी बंदे की चाल थी और जो भी भीड़ वहाँ पर थी वो भी उसी ने अपनी पावर से क्रिएट करी थी। और फिर आगे जंगल में एल एक लड़की को एक मॉन्स्टर से बचाता है और इसीलिए वो लड़की एल से चिपक कर उसे थैंक यू बोलने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि तुरंत वो भी उसी मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो तो सही टाइम पर रूरी वहाँ पर आकर एल को बचा लेती है और बताती है कि यहाँ पर इस तरह के काफी मॉन्स्टर्स हैं जो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने एल को जंगल में भेजा था और वो अपना नाम लोकी बताता है। ये तो मेरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म। और वो कहता है कि मैंने ही वो डीमन की खबरें फैलाई थी ताकि ये लड़की यहाँ पर आए और मेरे जाल में फंस जाए, क्योंकि मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। जिसके बाद लोकी रूरी पर हमला कर देता है जिससे वो घायल हो जाती है। अब यह देखकर एल उसे हील करने में लग जाता है, जिस पर रूरी उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हम इसे नहीं हरा सकते और मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है। जिस पर एल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक फार्मर हूँ और मैं इसे हरा सकता हूँ। और बस इतना बोलने के बाद एल लोकी पर हमला कर देता है, लेकिन लोकी एल के हमले से बचकर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन एल फिर से उस पर हमला करता है, तो इसीलिए लोकी अपनी पावर से एल को जमीन में गाड़ देता है। लेकिन एल कोई कमजोर नहीं था, वो इस हमले से भी सही सलामत बाहर आ जाता है। जो देखकर लोकी कहने लगता है कि देखो तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते हो और तुम्हें खत्म करने के बाद मैं हेलन को भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन की पावर भी मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद लोकी रिवील करता है कि रूरी के पास गॉड की पावर्स है, इसीलिए लोकी रूरी को खत्म करना चाहता है। और लोकी ये भी कहता है और हाँ, इतनी पावर होने के बाद भी ये लड़की बिल्कुल यूजलेस है। और इतना बोलते सी लोकी रूरी पर हमला कर देता है, पर एल सामने आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को समन किया हुआ होता है, इसीलिए रूरी उन्हें रोकते हुए एल से कहती है कि एल तुम यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इनका ध्यान भटका कर रखती हूँ। जिस पर एल तो उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं भागूंगा। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कि लोकी तो अपनी पूरी पावर को यूज करने लगता है, जिस वजह से एल भी काफी थक चुका होता है। तभी लोकी अपनी उन मॉन्स्टर टेंटेकल से एल और रूरी पर हमला कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एल की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और यहाँ पर लोकी कहता है कि तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो पर तुम इससे आजाद नहीं हो सकते। ये सब देखते हुए रूरी सोच रही होती है कि वो हमेशा हार मान जाती थी और कुछ नहीं कर पाती थी, पर उसे उसके पेरेंट्स की बात याद आती है जो कहते हैं कि रूरी चाहे कितनी भी वीक हो वो उसका साथ
कभी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद रूरी ने डिसाइड किया कि वो सभी की मदद करेगी, पर वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो हर बार गिव अप कर देती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर व्हाइट होकर टूटने लगता है, जिस पर एएल लोकी को बताता है कि जो फर्टिलाइजर उसके पास है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर एएल की पावर को एब्जॉर्ब करते उस फर्टिलाइजर ने उनके अंदर का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। जिस पर लोकी एएल से कहता है कि तुम चाहे कितनी भी ट्रिक्स को यूज कर लो, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। वही रूरी सोच रही होती है कि हर कोई मुझे वीक बोलता है, और इसका ये कारण नहीं है कि मैं स्ट्रोंग नहीं हूँ, इसका कारण है कि मैं हर बार गिव अप कर देती हूँ। और अभी तो एएल के पास पावर और एनर्जी दोनों नहीं है, फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहा। उधर हम देखते हैं कि एएल और लोकी फाइट कर रहे होते हैं, तो अभी रूरी पीछे से आकर लोकी को अपने स्वॉर्ड से स्टेप कर देती है, और हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी गॉड की पावर का यूज करके लोकी पर हमला करने लगती है। जो देखकर लोकी कहता है कि बुराई चाहे कितनी भी बार हार जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होनी है। अगर तुम आज मुझे मार भी देती हो तो फिर से कोई तुम्हें मारने जरूर आएगा। जिसके बाद लोकी की बॉडी गायब हो जाती है। वहीं इधर फिर एएल कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है, और रूरी उसे संभालते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एएल। लो भाई, ये वाली भी प्यार में पड़ गई, लेकिन ये एएल पता नहीं क्या करेगा। जिसके बाद रात हो जाती है, और हम देखते हैं कि अब तक एएल को भी होश आ चुका था, और फिर जैसे ही ये दोनों जंगल से सिटी की तरफ निकलने लगते हैं, वैसे ही इन्हें कुछ आवाजें आती हैं। आओ मुझे तुम्हारा छिक 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 शुधु जे तुम्हारा। जो सुनते से ही एएल पहचान लेता है, अरे ये तो उसकी मम्मी की आवाज है। लेकिन एएल यहाँ पर ये सोचकर घबरा रहा होता है कि अगर उसकी मम्मी ने उसे रूरी के साथ देख लिया तो वो उसके साथ क्या करेगी। इसीलिए एएल रूरी को लेकर वहाँ से भागने लगता है, और रूरी भी काफी डर गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये किसी की भूत की आवाज है। जिसके बाद वो दोनों भागते भागते जंगल के बाहर आ जाते हैं, और रूरी एएल से कहती है कि तुमने इतने खतरनाक ड्रैगन को हराया, पर तुम एक भूत से डरते हो। जो सुनकर एएल मन में सोचने लगता है कि अब कैसे बताऊं, वो तो भूतों की भी भूत है, वो मेरे पिताजी को नहीं बख्शती है, वो हर ड्रैगन से ज्यादा खतरनाक है। खैर, इसके बाद रूरी अपने होटल और एएल अपने घर के लिए निकल जाता है, और यहाँ पर एएल तो यही सोचे जा रहा था कि जब उसकी मम्मी उसे देखेगी तो कितना गुस्सा करेगी। और घर आने पर भाई साहब, सच में एएल की मम्मी काफी गुस्से में थी। वो तो सही टाइम पर एएल अपने कमरे में भाग जाता है, और फिर अगले दिन सुबह जब एएल को किंगडम में वापस जाना था, तब उसकी मम्मी उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने अपने ड्रीम पर अभी तक गिव अप नहीं किया? तुम्हारा ड्रीम एक अच्छा फार्मर बनना है ना? जिस पर एएल कहता है कि नहीं, कभी गिव अप नहीं किया, मुझे इस काम में काफी मजा आता है और मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ को भी इस काम के लिए हाँ करना पड़ता है। इसके बाद फिर एएल और रूरी वापस किंगडम के लिए निकल जाते हैं, और फिर किंगडम में पहुंचकर एएल सबसे पहले रूरी को हेलन से मिलाता है, और एएल यहाँ पर काफी खुश था ये देखकर कि ये दोनों आसानी से ही दोस्त बन गए, इनके बीच कोई फाइट नहीं हुई। और अगले दिन जब एएल अपने फार्म पर जाता है तो वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा उसके फार्म की वेजिटेबल्स को चुराने की कोशिश कर रहा होता है। एएल वहाँ जाकर उसे पकड़ लेता है, जिस पर हेलन एएल से उसे छोड़ देने को कहती है, पर हम देखते हैं कि उस बच्चे को सच में काफी भूख लग रही थी, इसीलिए फिर एएल उसे कुछ खाने को दे देता है। जिसके बाद हेलन एएल को बताती है कि पास के विलेज पर मॉन्स्टर्स के हमले के बाद लोगों के खेत खत्म हो चुके हैं, और इसीलिए अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उन्हें एक अलार्म की आवाज आती है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर की आर्मी किंगडम की तरफ बढ़ रही होती है, और अभी सभी एडवेंचरर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं हेलन भी अपने हाथों को ड्रैगन की तरह करके उन सभी को मारने लगती है, और रूरी भी अपने स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को मारने लगती है। लेकिन वहीं एएल उन सभी मॉन्स्टर्स को हेलन और रूरी की तरफ फेंक रहा होता है, जिससे ये लोग काफी जल्दी उन्हें हरा देते हैं। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि ये मॉन्स्टर्स तो आना रुक ही नहीं रहे हैं। तभी यहाँ पर एक नाइट आता है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, और उस नाइट की स्वॉर्ड को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर काफी डर जाते हैं और हार मानने लगते हैं। वो सभी हार मान लेते हैं, और इसके बाद फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर फाल एआई के घर पर आकर कहती है कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। जो सुनकर एएल काफी शॉक था, पर फिर भी वो ज्यादा सवाल नहीं करता है, और फिर फाल इतना बोलकर वो अपनी मेड के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुबह एएल को पता चलता है कि प्रिंसेस की शादी एक दूसरे प्रिंस से होने वाली है। जो सुनते से एएल काफी हैरान होता है, धोखा, और सोचने लगता है
कि फाल ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई, पर फिर वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो है ही कौन जो फाल उसे इतनी बड़ी बात बताएगी। आगे एएल को हेलन और रूरी से पता चलता है कि फाल की शादी उसी से हो रही है जो पिछले दिन एक नाइट बनकर आया था, जिसने अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर्स को भगा दिया था और शायद उसने मॉन्स्टर को किंगडम से भगाया था, इसीलिए किंग उसकी शादी फाल से करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एएल को उस स्वॉर्ड जिसका नाम होली स्वॉर्ड था उस पर शक होता है, और दोस्तों उसका शक सही भी होता है क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड थी जो कि एक कारीगर ने बनाई थी, और ये स्वॉर्ड किसी भी डीमन या मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब ये जानने के बाद रूरी कहती है कि कहीं जिस तरीके से लोकी ने इल्यूजन बनाकर हमें फंसाया था, कहीं ये बंदा भी तो ऐसा ही नहीं कर रहा। जो सुनकर एएल कहता है कि अगर ये बात है तो इसका मतलब फाल की जान खतरे में है। जिसके बाद हम उसी नाइट को देखते हैं जिसका नाम नेडिलस होता है। वो बाकी किंगडम के किंग से बातें कर रहा होता है, और बाकी देशों के किंग्स यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो नेडिलस को पैसे देकर उसकी होली स्वॉर्ड से अपनी किंगडम की रक्षा कर सके, ताकि कोई डीमन आर्मी इन पर हमला न करे। और इससे नेडिलस का प्लान सक्सेसफुल होता जा रहा था क्योंकि अब कोई भी किंगडम उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और नेडिलस से माफी मांगते हुए कहता है कि अब मैं अपने डीमंस को उन पर हमला करने नहीं भेजूंगा। असल में ये वही लड़का है जो उन मॉन्स्टर को किंगडम पर अटैक करने भेजता था, पर इसमें इस बेचारे की भी गलती नहीं थी क्योंकि नेडिलस ने इसकी वाइफ को किडनैप किया हुआ है। और यह बंदा नेडिलस से कहता है कि मैं पहले ही अपने काफी साथियों को खो चुका हूँ और मैं अपने और साथियों को वहाँ नहीं भेजूंगा। जिस पर नेडिलस उसे लात मारते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी वाइफ को कभी नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एएल और बाकी दोनों उस किंगडम में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तभी रेक्स उनके पास जाकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और रेक्स उन्हें बताता है कि उन्हें किंगडम में बिल्कुल छुपकर जाना होगा क्योंकि उन लोगों की शादी होने वाली है, और हम लोग ऐसे एक्ट करेंगे कि हम सिर्फ शादी का खाना लेकर आए हैं। जिस पर एएल उससे पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तो इस पर रेक्स रिवील करता है कि असल में वो भी एक डीमन है, और जब उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया तो एएल की मदर ने उसका ख्याल रखा था, और जो डीमन आर्मी अभी लोगों पर हमला कर रही है उसमें उन डीमंस की भी कोई गलती नहीं है। दरअसल जो लड़का उन्हें ऑर्डर दे रहा है उस लड़के को एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो गया और उनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन नेडिलस ने उस लड़की को किडनैप कर लिया, और अब नेडिलस उस लड़के को ब्लैकमेल कर रहा है कि अब वो अपनी डीमन आर्मी की मदद से ह्यूमन पर हमला करे। अब पहले तो इन सभी का प्लान ये था कि इन्हें उस स्वॉर्ड को तोड़कर सभी को बताना है कि ये स्वॉर्ड नकली है, पर अब शायद प्लान में थोड़े चेंजेस होने वाले हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम फाल को देखते हैं जो कि काफी उदास होती है। यहाँ पर किंग ने फाल से कहा था कि तुम अपनी मर्जी से जो डिसीजन लेना चाहो वो ले सकती हो, लेकिन फाल ने डिसाइड किया कि वो किंगडम की भलाई के लिए नेडिलस से शादी करेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एएल और बाकी सब उस किंगडम में आ चुके थे और ये सभी यहाँ पर अपने कपड़े बदल कर आए थे। तभी एक सोल्जर उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर एएल उसे बताता है कि हम फार्मर्स हैं और हम किंगडम से यहाँ पर आए हैं वेजिटेबल्स को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि किंगडम में शादी है ना, और क्योंकि शादी भी आज थी और ये लोग वेजिटेबल्स भी आज ही डिलीवर कर रहे थे, इसीलिए सोल्जर को एएल पर शक हो जाता है और इसीलिए वो सभी सोल्जर उनके पीछे लग जाते हैं। और क्योंकि ये लोग इनका पीछा करना बंद ही नहीं कर रहे थे, इसलिए हेलन और रूरी एएल को उठाकर उसी टावर में फेंक देते हैं जहाँ पर शादी होने वाली थी। पर अंदर जाकर एएल को पता चलता है कि इस जगह पर शादी नहीं हो रही थी, बल्कि ये तो वो जगह है जहाँ पर नेडिलस ने उस बंदे की वाइफ को किडनैप करके रखा हुआ था। और जैसे एएल उस लड़की से मिलता है तभी वहाँ पर सभी सोल्जर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एएल उन सभी सोल्जर्स को अकेले ही हरा देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उस लड़की के पैरों में तो एक आयरन की बॉल बंधी हुई थी और इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकती थी, जो देखकर एएल उस बॉल को तोड़कर उस लड़की को उठाकर बाहर आ जाता है। और नीचे आने के बाद हेलन और रूरी डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाकी सोल्जर्स को रोकेंगे ताकि एएल वहाँ से भाग सके। जिसके बाद हेलन और रूरी उन सोल्जर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फाल और नेडिलस की शादी होने ही वाली थी, पर सही टाइम पर एएल वहाँ पर पहुंचकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि नेडिलस एक नंबर का झूठा इंसान है। जिस पर नेडिलस हंसते हुए एएल से कहता है, ओहो अच्छा, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? जिस पर एएल कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम पूरी प्लानिंग करके
आए हैं और हम देखते हैं कि उनके पूरे किंगडम पर डीमंस उड़ रहे थे और एल नेडिलस से फिर कहता है कि अगर तुम सही हो तो इन डीमंस को रोक कर दिखाओ और तभी रेक्स नेडिलस की स्वॉर्ड को वहां ले आता है। अब नेडिलस काफी डर रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये स्वॉर्ड किसी काम की नहीं है। अब नेडिलस सोचने लगता है कि अगर डीमन किंग यहाँ पर होता तो वो इन्हें रोक सकता था। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसकी वाइफ को नेडिलस ने किडनैप किया था और इससे हमें पता चलता है कि यही लड़का डीमन किंग है। अब क्योंकि यहाँ पर नेडिलस का झूठ पकड़ा गया था इसीलिए नेडिलस बताता है कि उसने तो पहले ही फॉल के किंगडम पर काफी सारे डीमंस को भेज दिया है और अब तुम्हारा किंगडम खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हेलन और रूरी वहाँ आकर बताते हैं कि हमने ये पहले ही सोच लिया था बेटा, इसीलिए हम अपने सोल्जर को बता कर आए थे कि डीमन आर्मी हम पर कभी भी हमला कर सकती है, इसीलिए रेडी रहना। तो अब ये सुनकर नेडिलस अपने सोल्जर से कहता है कि इन सभी को अभी के अभी पकड़ लो। लेकिन नेडिलस के सोल्जर भी ये जानते थे कि यहाँ पर नेडिलस की गलती है, इसीलिए वो नेडिलस को ही पकड़ कर ले जाने लगते हैं। फिर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद फाल सभी के सामने रिवील करती है कि वो एल को पसंद करती है, जो सुनकर इधर रूरी हैरान हो गई थी और चिल्लाने लगती है। आगे किंग एल को थैंक यू कहते हैं फिर से उनकी और उनकी बेटी की जान बचाने के लिए। इसके बाद आगे हम एल को उसके फार्म में बैठा हुआ देखते हैं, पर तभी वहाँ पर फाल और रूरी आ जाती हैं और उससे पूछने लगती है कि आज तो तुम हमें बता ही दो कि हम दोनों में से तुम किसे पसंद करते हो। जिस पर एल उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। हैं? छुपा रुस्तम निकला है। तो अब यह सुनकर ये दोनों लड़कियां भी हमारी तरह शौक हो जाती हैं और फिर आगे हम देखते हैं कि एल अपने घर पर एक लड़की की फोटो के आगे कुछ वेजिटेबल्स रखता है। कौन है भाई ये वाइल्ड कार्ड एंट्री, कहाँ से आ गई ये नई लड़की? ये काफी पुरानी बात है। जब एल काफी छोटा था तब उसके फादर और बाकी सब यहीं पर फार्मिंग करते थे और एल को तो फार्मिंग करना इतना पसंद था कि वो वहाँ से सभी फार्म्स को अकेले ही संभाल लेता था। लेकिन एक दिन एल देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़ कर ले जा रहे थे और उस लड़की के फटे कपड़ों में से कुछ वेजिटेबल्स गिर जाती है, जो देखकर एल काफी शौक था और अपने पड़ोस की आंटी से पूछता है कि ये लड़की कौन है और ये लोग इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। जिस पर उसकी आंटी उसे बताती है कि ये लड़की अक्सर यहाँ से वेजिटेबल्स चुरा कर ले जाती है क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं है और ये इन चीजों को बेचकर कुछ पैसे कमाती है और खाती है। जो देखकर और सुनकर एल काफी दुखी होता है और तभी वो लड़की भागते हुए आती है और एल की बकेट जिसके अंदर कुछ आलू थे उसे लेकर भाग जाती है, लेकिन एल उसे पकड़ता नहीं है। और फिर कुछ टाइम बाद एल उस लड़की के लिए सूप लेकर जाता है। वहाँ जाकर एल देखता है कि वो लड़की उन आलू को बिना पकाए ही खा रही थी और जब एल उसे सूप देने जाता है तो वो उसे डर कर भागने लगती है, जो देखकर एल उससे कहता है तुम्हें मुझसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर एल उस सूप को वहीं पर रखकर जाने लगता है। और फिर अगले दिन एल उसके लिए एप्पल पाई लेकर आता है और हम देखते हैं कि उस दिन वो लड़की एक पेड़ के ऊपर बैठकर एल का इंतजार कर रही थी। और फिर अगले दिन एल उसके लिए सैंडविच लाता है और इस बार वो लड़की एल के साथ में बैठकर ही उस सैंडविच को खाने लगता है। एल उसे बताता है कि उसे फार्मिंग का काम इसीलिए पसंद है क्योंकि वो जो वेजिटेबल्स उगाता है लोग उसे खाकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर वो लड़की अपना नाम इल्विया बताती है और इल्विया एल से मिलकर काफी खुश थी क्योंकि अब उसे खाना खाने के लिए चोरी नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं जिनके फार्म में से इल्विया ने कुछ वेजिटेबल्स चुराई थी। इल्विया उनसे माफी भी मांगने लगती है पर वो लोग उसे नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए एल भी उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए और बदले में मैं आपके फार्म्स में काम करूंगा। तभी वहाँ पर एल के फादर भी आ जाते हैं जो पूरी सिचुएशन को समझने के बाद उन दोनों फार्मर को एक बड़ा सा बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे राइस है, तुम इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हो। वो दोनों फार्मर्स नोटिस करते हैं कि ये तो काफी सारे राइस है जबकि उनकी काफी कम वेजिटेबल्स ही चोरी हुई थी। बस ये देखकर वो तुरंत उस बॉक्स को उठा लेते हैं, जो देखकर इल्विया काफी दुखी होती है और अपनी गुफा जहाँ पर वो रहती है वहाँ से उन आलूओं को लाती है जो उसने एल से चुराए थे और वो उन्हें लाकर एल से कहती है कि मुझे माफ कर दो। जिस पर एल कहता है अरे नहीं, तुम इन्हें रख सकती हो। और यहाँ पर एल के फादर इल्विया से कहते हैं कि वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे फार्म्स में हमारे साथ काम कर सकती हो, हम उसके बदले में तुम्हें खाना देंगे। जो सुनकर तो इल्विया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, अब से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं और इल्विया उनके साथ काफी खुश थी और अब तक
तक तो वो एएल को बड़ा भाई भी कहने लगी थी। आगे फिर एएल की माँ कहती है कि हमें एक बड़ा सा घर देखना चाहिए क्योंकि ये घर हमारे लिए थोड़ा छोटा है और अब तो क्योंकि हमारे पास पैसे भी हैं तो हम एक घर ले सकते हैं। और फिर एएल के फादर मदर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद टेस्टा एएल को एक खजाने का मैप दिखाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ जाएं क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैप रियल है। और यह सुनकर एएल उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है, पर वो दोनों इल्विया को वहाँ पर लेकर नहीं जाते। आगे फिर टेस्टा और एएल एक माउंटेन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गलती से टेस्टा किसी गलत जगह पर पैर रख देता है और इससे होता यह है कि वो माउंटेन दो टुकड़ों में बट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक स्टोन मिलता है जिस पर कुछ लिखा था, पर वो दोनों उस पर क्या लिखा था वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। और फिर जैसे ही वो दोनों उसे टच करते हैं तो उस स्टोन में से एक लाइट निकलती है और इसके कारण वो दोनों कहीं और जगह पर पहुंच जाते हैं, जिससे एएल तो बेहोशी हो जाता है। और फिर जब एएल की आंखें खुलती है तो वो खुद को किसी जगह पर पाता है जहाँ पर इल्विया भी थी और टेस्टा भी था। जहाँ पर एएल को पता चलता है कि एक वोल्केनो फट जाने की वजह से उनके फार्म पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक कि उनका पूरा विलेज तबाह हो चुका है। पर एएल इस बात से तो खुश था कि उसका परिवार ठीक है, लेकिन अब समस्या ये थी कि इनके पास खाना नहीं था और विलेज के हेड ने जो खाना स्टोर करके रखा हुआ था इन्हें उसी से अपना काम चलाना पड़ रहा था। सभी को थोड़ा थोड़ा खाना रोज दिया जा रहा था, लेकिन इसी वजह से एएल की तबीयत खराब होने लगती है। तो फिर इसीलिए इल्विया हेड के घर में जाती है जहाँ पर उसे कुछ गाजर मिलती है और उन्हें वो चोरी करने वाली थी, पर तभी उसे याद आता है कि एएल ने उसे चोरी करने से बचाया था, इसीलिए वो चोरी नहीं कर सकती और फिर इसी कारण से वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन इल्विया देखती है कि खाना काफी कम मिल रहा है, जिसका साफ साफ मतलब है कि खाने की कमी शुरू हो चुकी है। अब ये सब देखने के बाद इल्विया अपना खुद का खाना भी एएल की कटोरी में डाल देती है और एएल को खाने देती है। अब इतना सारा खाना देखकर एएल उससे पूछता है कि इतना खाना कहाँ से आया, जिस पर इल्विया उसे झूठ बोल देती है कि उन्हें सिटी की तरफ से मदद मिल रही है। हम देखते हैं कि काफी दिनों तक लगातार इल्विया अपना खाना एएल को देती जा रही थी, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो जाती है और एक दिन कमजोरी से इल्विया बेहोश हो जाती है। तो फिर टेस्टा एएल के पास जाकर उसे बताता है कि इल्विया की हालत काफी खराब हो चुकी है, लेकिन जब तक एएल इल्विया के पास पहुंचता वो देखता है कि अब इल्विया उनके बीच नहीं रही है। टेस्टा बताता है कि उसकी मृत्यु भूख और कमजोरी की वजह से हुई है, जिस पर एएल कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कैपिटल से तो खाना आ रहा था तो वो भूखी कैसे रह सकती है। जिस पर टेस्टा बताता है कि हमें कैपिटल से कोई मदद नहीं मिल रही थी। जो सुनते ही एएल समझ जाता है कि इल्विया ने उसकी जान बचाने के लिए अपने हिस्से का खाना भी एएल को खिलाया था। और सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर एएल अपनी सब्जियों को देख रहा था जो कि फर्टिलाइजर्स की वजह से काफी अच्छी हुई थी और उन्हें देखकर एएल सोचता है कि जिसके लिए मैंने यह डिसाइड किया था वेजिटेबल्स उगाने का, अब वो ही नहीं है। लेकिन फिर जैसे तैसे एएल खुद को समझाता है और हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एएल के फार्म के पास एक ड्रैगन आया था और फिर एएल उसको मारकर घर वापस आने लगता है तो उसे रास्ते में एक लड़की बेहोश मिलती है, इसीलिए एएल उसे उठाकर अपने घर ले जाने लगता है। और फिर जब लड़की को होश आता है तो वो एएल से कहती है कि क्या तुम मुझे किडनैप करके लाए हो, जिस पर एएल कहने लगता है, हे खेमड़ी तुम बेहोश पड़ी थी। लेकिन वो लड़की तुरंत उसकी बात को काटते हुए कहती है कि ये तो और बुरा है, जब मैं बेहोश थी तब तुमने मेरे को किडनैप कर लिया। इस लड़की का नाम लीनिया होता है और यहाँ पर फिर लीनिया एएल से कहती है कि मुझे गिल्ड ज्वाइन करना है जिससे मैं थोड़ा पैसा कमा सकूं, जिस पर एएल उससे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं खुद एक गिल्ड मेंबर हूँ, मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगा। फिर अगले दिन जैसी रूरी एएल के घर का गेट खोलती है तो वो लीनिया को देखकर काफी हैरान हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर गिल्ड में रजिस्टर करते हुए लीनिया बताती है कि वो जिस विलेज से है वहाँ पर अजीब अजीब हरकतें हो रही है। तो फिर बाहर आकर एएल लीनिया से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो दोनों लीनिया के टाउन जिसका नाम गाल टाउन है उसके लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर एएल ये सोच रहा था कि जब उस टाउन में अजीब हरकतें हो रही हैं तो उन्होंने मदद क्यों नहीं मांगी। और रास्ते में कुछ ऑर्क्स उनका पीछा करने लगते हैं और इससे एएल बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो गाल टाउन में पहुंच चुका है और वो वहाँ पर नोटिस करता है कि वहाँ के लोग काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि जब वो दोनों एक खाने की शॉप पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर जला हुआ खाना मिलता है और जब एक आदमी की वेजिटेबल्स गिर जाती हैं
तो वो उन्हें बिना उठाए ही चला जाता है और ऐसी ही काफी सारी अजीब चीजें उनको वहाँ पर देखने को मिलती हैं और इन सब के बारे में लीनिया को भी कुछ पता नहीं होता। तभी कुछ लड़की अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आती है और उसे सामान समझकर उठाकर ले जाती है, जिनसे वो काफी मुश्किल से बचता है। फिर लीनिया एएल को उस जगह पर लेकर आती है जहाँ उसके पेरेंट्स स्टोन बनाकर बेचा करते थे। यहाँ पर लीनिया एएल को भी एक स्टोन गिफ्ट करती है क्योंकि एएल यहाँ पर उसकी मदद करने जो आया था। और फिर आगे वो दोनों विलेज वालों के अजीब बर्ताव के रीजन को जानने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और अपना नाम लेमुरु हॉर्न बताता है, जो कि इसी टाउन का लीडर होता है। लेमुरु एएल से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और क्योंकि एएल को वो नॉर्मल लगता है इसीलिए वो उससे बात करने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी फिर से वही दोनों लड़कियां एएल को उठाकर ले जाती हैं। खैर उसे वापस छुड़ाकर एएल लीनिया के साथ लेमुरु के कैसल में आ जाता है। फिर वहाँ पर एएल लेमुरु से विलेजर्स के अजीब बर्ताव के बारे में पूछता है, जिस पर लेमुरु हंसते हुए कहता है कि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी हम देखते हैं कि लेमुरु के गार्ड्स ने एएल के ऊपर हथियार तान दिए थे, जिसके बारे में अब एएल लीनिया से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। पर लीनिया भी हंसने लगती है क्योंकि ये तो उसी का प्लान था। जिसके बाद वहाँ पर वृत्रा नाम का एक डीमन आता है और इसी ने इन लोगों को कंट्रोल में रखा था। इसी की वजह से टाउन के लोग अजीब बिहेव कर रहे थे। अब एएल लीनिया से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों करा, जिस पर लीनिया बताती है कि वो भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो वृत्रा के कंट्रोल में थी और वृत्रा ने उसके पेरेंट्स को भी किडनैप किया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एएल उन सभी गार्ड्स को मार देता है, जिस पर वृत्रा उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन अभी तक एएल को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो इस पर फिर वृत्रा बताता है कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता है और इस टाउन में तो काफी सारे लोग हैं, इसीलिए उसने बाहर जो स्टेचू है उसे कंट्रोल किया, जिससे ये लोग खुद ही उसके कंट्रोल में आ गए। और इसी बीच वृत्रा ने एएल के बारे में सुना क्योंकि उसने लोकी जैसे बंदे को हराया था और इसीलिए फिर वृत्रा एएल को कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि अगर वो एएल को कंट्रोल कर लेगा तो उसके लिए फिर दूसरों को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इतना बोलने के बाद जैसे ही वृत्रा एएल को मारने वाला था, लीनिया अपने पेरेंट्स की चिंता ना करते हुए वृत्रा को रोक देती है और एएल को भागने को कहती है। लेकिन एएल वहाँ से भागता नहीं है और वृत्रा से फाइट करके उसे हरा देता है और इससे वो स्टेचू जिससे सभी को कंट्रोल किया जा रहा था वो टूट जाता है, जिससे किंग भी वापस नॉर्मल हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि जो लड़कियां बार बार एएल को उठाकर ले जा रही थी वो हेलन और रूरी होती है। और फिर ये सब खत्म होने के बाद जब एएल वापस जाने लगता है तो लीनिया एएल को एक थैंक यू किस देती है। ये एक भी लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता, पर सारी की सारी लड़कियों को अपना दीवाना बना लेता है। कहीं यहाँ से वो फॉर्मूला तो नहीं निकल रहा कि जो लड़कियों को इग्नोर करता लड़कियां उसी को भाव देती है। खैर इस थैंक यू किस को देखते हुए रूरी और हेलन काफी जेलस होने लगती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि एएल वापस से अपनी फार्मिंग में लग जाता है, जिसमें बाकी लड़कियां भी उसकी मदद कर रही थी। और फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स एएल की क्रॉप्स को खा रहे थे, जिससे उसकी क्रॉप्स लगातार खराब होती जा रही थी और एएल को काफी गुस्सा आ रहा था उन इंसेक्ट्स पर। जिसके बाद वो लोग अपनी वेजिटेबल्स को बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं, जहाँ पर किंग आकर एएल और फाल की शादी की बात करने लगते हैं और ये भी कि वो एएल को फार्मिंग के लिए और जमीन देंगे और साथ ही में महंगे टूल्स जिन्हें एएल अफोर्ड भी नहीं कर सकता वो भी देंगे। जो सुनकर एएल काफी खुश था और रूरी उसे रोकने लगती है और यह देखकर कि रूरी एएल को रोक रही है इस डिसीजन को लेने से फाल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रूरी को एक आलू फेंक कर मारती है, जो कि रूरी को तो नहीं लगता एएल को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। गजब आदमी यार, बड़े से बड़े लोगों को हरा देता है, छोटे से आलू से बेहोश हो जाता है। तभी एएल को किसी की आवाज आती है जो कि गॉड की थी और गॉड उससे कहते हैं कि हम जल्दी मिलेंगे और एएल गॉड को रोकने लगता है, पर तभी उसे होश आ जाता है और एएल किंग को वेजिटेबल देकर भेज देता है। लेकिन उन इंसेक्ट्स की वजह से एएल की वेजिटेबल्स भी काफी खराब निकल रही थी, इसीलिए एएल को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी रेक्स वहां आकर एएल को एक लेटर देता है और जब एएल वापस आ रहा था तब वो देखता है कि कुछ गुंडे एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हैं। तो एएल अपना धर्म निभाते हुए उस छोटी सी बच्ची को उन गुंडों से बचा लेता है और फिर एएल उस लड़की से पूछता है कि वो लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे। और फिर जैसे ही उस लड़की के सर पर से कपड़ा हटता है तो हम उसके सर पर 2 हॉर्न देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़की तो किसी डीमन फैमिली से है। और वहीं पर रेक्स भी आ जाता है। फिर एएल उस लड़की से पूछता है कि वो है कौन, जिस पर
पर वो लड़की बताती है कि वो डीमन किंग की बेटी है और इस लड़की का नाम यूरिया होता है। यूरिया तो खेत में डालने वाले फर्टिलाइजर का नाम भी होता है। खैर आगे यूरिया उन्हें बताती है कि वो अपने रूम में खेल रही थी पर उसके केयर टेकर ने उसे यहाँ भेज दिया और कहा कि ये जगह सेफ नहीं है। जो सुनकर फिर एल डिसाइड करता है कि वो यूरिया की मदद करेगा, जिस पर रेक्स उसे बताता है लेकिन वो जगह समुंदर के पार है जहाँ जाने के लिए तुम्हें काफी खर्चा करना होगा। तो एल रेक्स से कहता है कि नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे फार्म की देखभाल कर लेना। और फिर हम देखते हैं कि एल यूरिया को उठाकर पानी पर चल रहा था और ऐसा वो अपनी स्पीड की वजह से कर पा रहा था। और फिर उसकी जगह पर पहुंचने के बाद यूरिया काफी खुश थी क्योंकि एल उसे यहाँ पर काफी जल्दी ले आया था। और यूरिया यहाँ पर एल को भैया भी बोलती है, जो सुनकर एल को इल्विया की याद आने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर यूरिया का केयर टेकर आ जाता है और एल को देखकर उस पर अटैक करने लगता है। और केयर टेकर यहाँ पर यूरिया के रोकने पर भी नहीं रुकता है। तो इससे फिर एल समझ जाता है कि केयर टेकर जरूर किसी के कंट्रोल में है और एल उसके हमलों से फिर बचने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो केयर टेकर तो यूरिया पर भी अटैक करने लगता है और इससे तो एल को फिर कंफर्म हो जाता है कि ये जरूर किसी के कंट्रोल में है। तभी हम देखते हैं कि एल की मदर वहाँ पर आ जाती है और केयर टेकर को पंच मारकर गिरा देती है। वो बताती है कि रेक्स से उन्हें ये पता चला कि एल यहाँ पर आ रहा है और एल को यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर आगे जब वो लोग किंगडम में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किंग बेहोश पड़े थे और बाकी सोल्जर्स की भी हालत खराब थी। वहाँ पर एक सोल्जर यूरिया से कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ से भाग जाइए और तभी एल की मदर यूरिया पर हमला कर देती है। वो तो सही टाइम पर एल उन्हें रोक देता है और कहता है कि आप मेरी मदर हो ही नहीं सकती। जो सुनकर उसकी मदर अपने असली रूप में आती है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि इल्विया होती है। अब ये देखकर हमारी तरह एल भी काफी हैरान था क्योंकि एल्विया की डेड बॉडी को तो खुद एल ने अपने हाथों से दफनाया था। तो इस पर इल्विया कहती है कि मैं सिर्फ द ग्रेट इविल गॉड की वजह से ही जिंदा हूँ। जिसके बाद इल्विया यूरिया पर अटैक कर देती है तो एल यूरिया को बचा लेता है और एल देखता है कि वो हमला इतना पावरफुल था कि पीछे का एक पहाड़ी आधा कट जाता है। और यहाँ पर इल्विया कहती है कि आपके अंदर भी ग्रेट इविल गॉड की ही पावर सील है। जिस पर एल एकदम हैरान होकर पूछता है क्या मेरे अंदर भी? जिस पर इल्विया बताती है कि क्या आपको नेचर लवर की स्किल नहीं मिली थी जिसकी वजह से आपके स्टेट्स कितने ज्यादा इम्प्रूव हुए थे। जो सुनकर एल को थोड़ा थोड़ा याद आता है। तो इल्विया कहती है कि जिस स्किल की वजह से आपके स्टेट्स इतनी जल्दी ग्रो हो रहे हैं वो आपको ग्रेट इविल गॉड से ही मिली है। जिस पर एल कहता है अच्छा वो मुझे पावर क्यों देगा जबकि मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ। जिस पर इल्विया बताती है कि तुम उससे मिले हो और अगर तुम हमारी साइड आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम उससे कब मिले थे। और फिर आगे इल्विया एल के पास आकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। वो तो सही टाइम पर यूरिया एल का नाम लेकर उसे होश में ले आती है पर इससे इल्विया को गुस्सा आ जाता है और वो यूरिया का गला पकड़ लेती है। और जब एल उसे बचाने आता है तो इल्विया अपनी पावर से उसे नीचे गिरा देती है। यहाँ पर यूरिया एल को भागने के लिए कहती है। जो सुनकर इल्विया उसे मारने जा ही रही होती है कि तभी एल का वो लॉकेट ग्लो करने लगता है और अचानक से सब कुछ रुक जाता है। और तभी एल के पीछे वही गॉडेस आती है जो उसे सपने में आई थी। वो गॉडेस बताती है कि इविल गॉड की वजह से मैं सील हो गई थी पर तुम्हारे लॉकेट की मदद से मैं टाइम और स्पेस के बीच में कनेक्ट कर पाई। और फिर गॉडेस एल से कहती है कि अब मैं तुम्हारे अंदर से इविल गॉड की पावर को निकालकर अपनी पावर डालने वाली हूँ। पर तभी इविल गॉड की पावर गॉडेस पर हमला कर देती है लेकिन गॉडेस उसे रोक लेती है। और फिर हम देखते हैं कि गॉडेस एल के अंदर से इविल गॉड की पावर निकालकर अपनी पावर डाल देती है और कहती है कि ये अभी तो इनकम्प्लीट है पर इससे तुम अपने अपोनेंट को हरा सकते हो और मैं तुम्हारे लिए टाइम को थोड़ा पीछे भी कर देती हूँ ताकि तुम उस छोटी बच्ची को भी बचा सको। और फिर प्रेजेंट में जैसी एल इल्विया पर अपनी पावर यूज करने लगता है वहाँ पर पौधे उगने लगते हैं। जो देखकर इल्विया एल पर हंसने लगती है पर तुरंत वो पौधे इल्विया को जकड़ लेते हैं। लेकिन फिर इल्विया अपनी स्वॉर्ड से उन्हें काटकर एल पर हमला करने जाती है पर एल अपने सामने पौधों की दीवार बना लेता है और हम देखते हैं कि एल के पौधे फिर से इल्विया को जकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पर यूरिया का केयर टेकर जिसका नाम वोल्फ होता है वो वहाँ आकर इल्विया पर हमला कर देता है जिससे इल्विया धुएं में गायब हो जाती है। लेकिन इल्विया हारी नहीं थी, वो धुएं से बाहर निकलकर वोल्फ पर हमला कर देती है जिससे वोल्फ दूर जाकर गिरता है। और फिर
जैसी इल्विया वोल्प को मारने वाली होती है कि तभी एएल इल्विया का नाम पुकारता है, जिससे इल्विया रुक जाती है और कहती है कि मुझे काफी बोरिंग फील हो रहा है, और ऐसा बोलकर वो हवा में उड़ने लगती है और जाते हुए एएल से कहती है कि जब हम फिर से मिलेंगे तो हम अकेले में मिलेंगे, और इल्विया फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर डीमन किंग आ जाते हैं और एएल से पूछते हैं कि वो लड़की थी कौन। फिर एएल डीमन किंग से इविल गॉड के बारे में पूछता है, जिस पर डीमन किंग कहते हैं कि मुझे उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर इतना पता है कि मेरे पूर्वजों और इविल गॉड के बीच में कुछ तो रिलेशन था। इसके बाद जब एएल वहाँ से वापस आने वाला होता है तो यूरिया उसे गले लगा लेती है, जिससे वोल्प काफी जेलस फील करता है। खैर इसके बाद हम फाल को देखते हैं, जिसे टाउन में जाना होता है और इसीलिए वो अपनी मेड को उसका रोल करने के लिए कहती है। फिर हम एएल को देखते हैं जो कि इल्विया के बारे में ही सोच रहा होता है, और ये भी कि मुझे पक्का तो नहीं पता, पर शायद जब मैं छोटा था तब मैंने इविल गॉड को देखा था। इसके बाद हम टेस्टा और एएल को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एएल टेस्टा को सारी बातें बताता है। आगे फिर टेस्टा कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम उस दिन गुफा में गए थे काफी साल पहले, जिस पर एएल उससे पूछता है क्या तुम इविल गॉड को जानते हो। जो सुनकर टेस्टा काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर एएल इस टॉपिक को चेंज कर देता है और टेस्टा से उसकी वेजिटेबल्स के बारे में पूछने लगता है। और फिर जाने से पहले एएल टेस्टा को कहता है कि कभी कभी रॉयल कैपिटल आ जाया करो। इसके बाद जब एएल वापस जा रहा होता है तभी वो फीमेल ऑर्क उसका पीछा करने लगती है, जो देखकर एएल सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। और इतना बोलने के बाद एएल उस ऑर्क को पंच मारता है, लेकिन उस पंच से ऑर्क को कुछ नहीं होता है और वो फिर से एएल का पीछा करने लगती है। लेकिन तभी जैक की पार्टी वहाँ आकर उस ऑर्क को मार देती है, और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि यार एएल तुम इतनी बड़ी फाइट लड़ चुके हो पर तुम एक ऑर्क को नहीं हरा पा रहे हो। यह सुनकर एएल भी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में वो इतना वीक हो गया है। और फिर आगे जब एएल हेलन और रूरी को इस बारे में बताता है तो हेलन उसके स्टेट्स देखती है जो कि पहले से काफी कम हो गए थे, जो देखकर एएल सोचता है कि कहीं ये गॉडेस की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मेरे पास से इविल गॉड की पावर भी चली गई है। यहाँ पर एएल अपने मन में ही डिसाइड करता है कि वो हेलन और रूरी को इस बारे में नहीं बताएगा। तभी रेक्स वहाँ आ जाता है और एएल को लेटर देता है जो कि उसकी मदर ने उसके लिए भेजा था। हम देखते हैं कि हेलन और रूरी भी उस लेटर को पढ़ने के लिए आ जाते हैं। उस लेटर में लिखा था, एएल क्या वो दोनों लड़कियां भी इस लेटर को पढ़ रही हैं? अगर तुम दोनों इसे पढ़ रही हो तो ध्यान से सुनो। अगर तुमने एएल के ऊपर कोई भी मुंह लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जो पढ़कर वो दोनों काफी डर जाती हैं। अरे सासू माँ तो बहुत खतरनाक है यार। आगे इस लेटर में लिखा था कि बेटा अगर तुम घर आना चाहो तो तुम आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए घर हमेशा खुला है। और फिर आगे उस पूरे लेटर में सिर्फ यही लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसके बाद एएल सभी एडवेंचरर्स के साथ बैठकर पार्टी कर रहा होता है, जहाँ उसके मन में काफी सवाल होते हैं, जैसे इल्विया जिंदा कैसे हुई। लेकिन बाद में एएल कहता है कि अभी के लिए मेरे पास मेरे दोस्त हैं और अपने दोस्तों को और इस किंगडम को बचाने के लिए मैं एक अच्छा फार्मर बनूंगा और काफी सारी वेजिटेबल्स उगाऊंगा। और फिर इस सीरीज के लास्ट सीन में हम इल्विया को देखते हैं जो कि काफी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होकर कहती है कि बड़े भाई मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है छोटी बहन, इंतजार करना जब तक कि हम नई सीरीज ना लेकर आ जाएं, क्योंकि अभी के लिए ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।